नमस्कार। आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर होने वाली है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हमारे समाज में बात करना घृणा का पात्र समझा जाता है, लेकिन शायद उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे एक प्रख्यात लेखक सआदत हसन मंटो ने इसके बारे में लिखा, जिससे कि हमें ये समझ में आ गया कि बच्चों के पास एक अगर एजुकेशन ढंग से ना दी जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। शरीर में आ रहे बदलावों को लेकर कैसे करके मोमिन नाम का एक बच्चा अपने आप से रुष्ट रहने लगा, इधर उधर सभी को अजीब नजरों से देखने लगा। इस कहानी को हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिनों से मोमिन बहुत बेकरार था। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसका वजूद कच्चा फोड़ा सा बन गया है। काम करते वक्त, बातें करते हुए, हत्ता कि सोचने पर उसे एक अजीब किस्म का दर्द होता था। ऐसा दर्द जिसको वो बयां भी करना चाहता तो ना कर सकता। बाज औकत बैठे बैठे एकदम चौंक पड़ता। धुंधले धुंधले ख्यालात जो आम हालातों में बेआवाज बुलबुलों की तरह पैदा होकर मिट जाया करते हैं, मोमिन के दिमाग में बड़े शोर के साथ पैदा होते और शोर के साथ ही फटते रहते। इसके अलावा उसके दिलो दिमाग के नरमो नाजुक पर्दों पर हर वक्त जैसे खारदार पांव वाली चींटियां सी रेंगती थी। एक अजीब किस्म का खिंचाव उसे आजा में पैदा होने लग गया था, जिसके बाइस उसे बहुत तकलीफ होती थी। इस तकलीफ की शिद्दत जब बढ़ जाती तो उसके जी में आता कि अपने आप को एक बड़े हावन में डाल दे और किसी से कहे कि मुझे कूट डालो, मुझे कूटना शुरू करो। बावर्ची खाने में गर्म मसाला कूटते वक्त जब लोहे से लोहा टकराता और धमकों से छत में एक गूंज सी दौड़ जाती, तो मोमिन के नंगे पैरों को ये लर्जिश बहुत अच्छी लगती। पैरों के जरिए वो इसको फीलिंग करता और पिंडलियों और रानों में दौड़ती हुई उसके दिल तक पहुंच जाती ये आवाज, जो तेज हवा में रखे हुए दिए की तरह कांपना शुरू कर देता। वैसे तो मोमिन की उम्र केवल 15 ही बरस की थी, शायद 16वां भी लगा हो। उसे अपने उम्र के मुअत्तलिक सही अंदाजा नहीं था। वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का था, जिसका लड़कपन तेज कदमी से जवानी के मैदान की तरफ भाग रहा था। इसी दौड़ ने, जिससे मोमिन बिल्कुल गाफिल था, उसके लहू के हर कतरे में सनसनी पैदा कर दी। वो इसका मतलब समझने की कोशिश करता था, मगर नाकाम रहता, क्योंकि उसे एजुकेट करने के लिए कोई नहीं था। उसके जिस्म में कई तब्दीलियां रूनुमा हो गई। गर्दन जो पहले पतली थी अब मोटी हो गई। बाहों के पट्टों में ऐंठन सी पैदा हो गई। कंठ निकल रहा था। सीने पर गोश्त की तह मोटी हो गई और अब कुछ दिनों से पिस्तानों में गोलियां सी पड़ गई थी। जगह उभर आई थी जैसे किसी ने एक बरनटा अंदर दाखिल कर दिया हो। उन उभारों को हाथ लगाने से मोमिन को बहुत दर्द महसूस होता था। कभी कभी काम के दौरान गैर इरादी तौर पर जब उसका हाथ उन गोलियों को छू जाता तो वो तड़प उठता। कमीज के मोटे और खुरदुरे कपड़े से भी उनको तकलीफ दे सरसराहट महसूस होती थी। गुसल खाने में नहाते वक्त या बावर्ची खाने में जब कोई और मौजूद ना हो, मोमिन अपनी कमीज के बटन खोलकर उन गोलियों को गौर से देखता, हाथों से मसलता था। दर्द होता था, टीसे उठती थी। उसका सारा जिस्म फलों से लदे हुए पेड़ की तरह जोर से हिलाया गया कांप कांप जाता था, मगर इसके बावजूद वो इस दर्द पैदा करने वाले खेल में मशगूल रहता था। कभी कभी ज्यादा दबाने पर ये गोलियां पिचक जाती और उसके मुंह से लेसदार लुआब निकल आता, लेकिन उनको देखकर उसका चेहरा कान की लवों तक सुर्ख हो जाता। वो समझता कि इसने कोई गुनाह सरजद हो गया है।
गुनाह और सवाब के मुअल्लिफ मोमिन का इल्म बहुत महदूद था। हर वो फेहल जो एक इंसान दूसरे इंसान के सामने ना कर सकता हो, उसके ख्याल के मुताबिक गुनाह था। चुनांचे जब शर्म के मारे उसका चेहरा कान की लौ तक सुर्ख हो जाता तो वो झट से अपनी कमीज के बटन बंद कर लेता कि आइंदा ऐसी फजूल हरकत कभी नहीं करेगा। लेकिन इस अहद के बावजूद दूसरे तीसरे तखलिए में फिर इस खेल में मशगूल हो जाता। बच्चा ही था। मोमिन के घर वाले सब खुश थे। वो बड़ा मेहनती लड़का था, हर वक्त पर काम कर देता, किसी शिकायत का मौका ना देता। डिप्टी साहब के यहाँ उसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन इस कलील अरसे में उसने घर के हर फर्द को अपनी मेहनतकश तबीयत से मुतासिर कर लिया। 6 रुपए महीने पर वो नौकर हुआ था, मगर दूसरे ही महीने उसकी तनख्वाह 2 रुपए बढ़ गई। इस वजह से वो घर में सब खुश थे, इसलिए कि उनका यहाँ कदर की जाती थी। मगर अब कुछ दिनों से वो बेकरार था। एक अजीब किस्म की आवारगी उसके दिमाग में पैदा हो गई थी। उसका जी चाहता था कि सारा दिन मतलब बाजारों में घूमता रहे या किसी सुनसान मुकान पर जाकर लेटा रहे। अब काम में उसका मन नहीं लगता, लेकिन इस बेदिली के होते हुए भी वो काहिली नहीं बरतता। चुनांचे यही वजह है कि घर में कोई भी उसके अंदरूनी इश्तिहार से वाकिफ नहीं था। रजिया थी सो वो दिन भर बाजा बजाने, नई नई फिल्में तर्ज सीखने और रिसाले पढ़ने में मशरूफ रहती। उसने कभी मोमिन की निगरानी ही नहीं की। शकीला अलबत्ता मोमिन से इधर उधर का काम लेती और कभी कभी उसे डांटती भी थी, मगर अब कुछ दिनों से वो भी चंद ब्लाउजों के नमूने उतारने में बेतरह मशगूल थी। ये ब्लाउज उसकी एक सहेली के थे, जिसे नई नई दराशों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। शकीला उससे 8 ब्लाउज मांग कर लाई और कागजों पर उसके नमूने उतार रही थी। चुनांचे उसने कभी भी नहीं सोचा कि कुछ दिनों से मोमिन के ध्यान उसने ध्यान ही नहीं दिया। डिप्टी साहब की बीवी सख्त गौर औरत नहीं थी, अच्छी औरत थी, इतनी सख्त भी नहीं। घर में 2 नौकर थे, यानी कि मोमिन के अलावा एक बुढ़िया भी थी। ज्यादातर बावर्ची खाने का काम यही करती थी। मोमिन भी कभी कभी हाथ बटा दिया करता था। डिप्टी साहब की बीवी ने मुमकिन है कि मोमिन की मुस्तगी में कोई कमी तो जरूर देखी होगी कि उसके मन में बिल्कुल भी काम नहीं लग रहा, मगर उसने मोमिन से इसका जिक्र नहीं किया। और वो इनकलाब जिसमें से मोमिन का दिलो दिमाग और जिस्म गुजर रहा था, उससे तो डिप्टी साहब की बीवी बिल्कुल गाफिल थी, क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं था। इसलिए वो मोमिन की जहनी और जिस्मानी तब्दीलियों को समझ नहीं सकती। और फिर मोमिन एक मामूली नौकर ही तो था। नौकरों के मुअत्तलिक कौन गौरे फिक्र करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो तमाम मंजिलें पैदल तय कर जाते हैं और आसपास के आदमियों को खबर तक नहीं होती। मोमिन का भी बिल्कुल यही हाल था। वो कुछ दिनों से मोड़ मुड़ता जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर आ गया जो ज्यादा लंबा तो नहीं, मगर बेहद पुरखतर था। उस रास्ते पर उसके कदम कभी कभी तेज तेज चलते, कभी हौले हौले। वो दरअसल जानता नहीं था कि ऐसे रास्तों पर किस तरह चलना चाहिए। उन्हें जल्दी तय करना चाहिए या कुछ वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर की चीजों का सहारा लेकर तय करना चाहिए। मोमिन के नंगे पांव के नीचे आने वाले शबाब की गोल गोल चिकनी बिट्टियां फिसल रही थी। वो अपना तजावुन बरकरार नहीं रख सकता था, बेहद मुस्तरिब था। इसकी इसराब के 22 बार काम करते करते चौंक कर वो गैर इरादी तौर पर किसी खूंटी के दोनों हाथों को पकड़ लेता और उसके साथ लटक जाता। फिर उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि टांगों से पकड़कर
उसे कोई इतना खींचे कि वो एक महीना तार बन जाए, एकदम महीन। ये सब बातें उसके दिमाग में किसी ऐसे गोशे में पैदा होती कि वो ठीक तौर पर उनका मतलब नहीं समझ सकता। गैर शुअरी तौर पर वो चाहता था कि कुछ हो, लेकिन क्या हो? बस कुछ हो। मेज पर करीने से चुनी हुई प्लेटें एकदम उछलना शुरू कर देती। केतली पर रखा हुआ ढकना पानी के एक ही उबाल से ऊपर को उड़ जाए। नल की जस्ती नाली पर दबाव डाले वो दोहरी हो जाए और उसमें से पानी का एक फव्वारा सा फूट निकले। ये सब उसके दिमाग में चलता था। उसे एक ऐसी जबरदस्त अंगड़ाई आए कि उसके सारे जोड़ अलहदा अलहदा हो जाए और एक ढीलापन पैदा हो जाए। कोई ऐसी बात वकूफ पजीर हो जाए जो उसने पहले कभी ना देखी हो। मोहिम बहुत बेकरार था। रजिया नई फिल्मी तर्जें सीखने में मशगूल थी और शकीला कागजों पर ब्लाउजों के नमूने उतार रही थी। और जब उसने ये काम खत्म कर लिया तो वो नमूना जो उनमें सबसे अच्छा लगा सामने रखकर अपने ऊदी साइड का ब्लाउज बनाना शुरू कर दिया। अब रजिया को भी अपना बाजा और फिल्मों गानों की कॉपी छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा होने पड़ा। शकीला हर काम बड़े एहतिमाम और चाव से करती। जब सीने पिरोने बैठती उसकी नशिस्त बुरी पुर इम्तिहान होती थी। अपनी छोटी बहन रजिया की तरह वो अरफरादारी पसंद नहीं करती। एक एक टाका सोच समझकर बड़े इम्तिनान से लगाती ताकि गलती का इम्कान न रहे। पैदाइश भी उसकी बहुत सही होती थी, इसलिए कि वो पहले कागज काट कर फिर कपड़ा काटती। यूं वक्त ज्यादा सर्फ होता था मगर चीज बिल्कुल फिट तैयार होती थी। शकीला भरे भरे जिस्म की सेहतमंद लड़की। उसके हाथ बहुत गुदगुदे, गोश्त भरी मखरूदी उंगलियों के आखिर में हर जोड़ पर एक एक नन्हा गड्ढा था। जब वो मशीन चलाती तो नन्हे नन्हे गड़े हाथ की हरकत से कभी कभी गायब भी हो जाते थे। शकीला मशीन भी बड़े इम्तिहान से चलाती। आहिस्ता आहिस्ता उसकी 2 या 3 उंगलियां बड़ी रानाई के साथ मशीन की हथी को घुमाती थी। उसकी कलाई में एक हल्का सा खम पैदा हो जाता, गर्दन जरा उस तरफ को झुक जाती और बालों की एक लट जिसे शायद अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह ना मिलती नीचे फिसल आती थी। शकीला अपने काम में इस कदर मुनहमीक रहती कि उसे हटाने या जमाने की कोशिश भी नहीं करती। वो लट बस उसके मुंह पर लटकती रह जाती। जब शकीला उदी साटन सामने फैलाकर अपने माप का ब्लाउज तराशने लगी तो उसे टेप की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उसने अपना टेप घिस घिस कर अब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लोहे का गज मौजूद था मगर उससे कमर और सीने की पैमाइश कैसे हो। उसके अपने कई ब्लाउज मौजूद थे मगर अब चूंकि वो पहले से मोटी हो गई इसलिए सारी पैमाइशें दोबारा करना चाहती थी। कमीज उतारकर उसने मोमिन को आवाज दी। जब वो आया तो उससे कहा, जाओ मोमिन, दौड़कर 6 नंबर से कपड़े का गज ले आओ, कहना शकीला बीवी मांगती है। मोमिन की निगाहें शकीला की सफेद बनियान के साथ टकराई। वो कई बार शकीला बीवी को ऐसी बनियानों में देख चुका था मगर आज उसे एक किस्म की झिझक महसूस हुई। उसने अपनी निगाहों का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट में कहा, कैसा गज बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज? 1 गज तो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये लोहे का है। एक दूसरा गज भी होता है जो कपड़े का बना होता है। जाओ 6 नंबर में जाओ और दौड़ के उनसे गज ले आओ, कहना शकीली बीवी मंगाती है। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमिन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने ये गज उसके हाथ से लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, उसे अभी वापस ले जाना। फिर भी वो अपनी बहन रजिया से मुखातिब हुई। इन लोगों की कोई चीज ज्यादा देर अपने पास रख ली जाए तो बुढ़िया तकाजे कर कर के परेशान कर देती है। इधर आओ, ये गज लो और यहां से मेरा नाप लो।
रजिया ने शकीला की कमर और सीने का नाप लेना शुरू किया तो उनके दरमियान कई बातें हुई। मोमिन दरवाजे की दहलीज में खड़ा तकलीफें दे खामोशी से बातें सुनता रहा। रजिया, तुम गज को खींचकर नाप क्यों नहीं लेती? पिछली दफा भी यही हुआ था। तुमने नाप लिया और मेरे ब्लाउज का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्से पर अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झोल पड़ जाते हैं। कहाँ का लूं कहाँ का ना लूं, तुम तो अजब मखमसे में डाल देती हो। यहाँ का नाप लेना शुरू किया था तो तुमने कहा जरा और नीचे हट जाओ। जरा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। वाह भाई, चीज के फिट होने में तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखो कैसे फिट कपड़े पहनती है। मजाल है जो कहीं शिकन पड़े। कितने खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे कपड़े। तुम टाइम वेस्ट ना करो, लो अब नाप लो। यह कहकर शकीला ने सांस के जरिए से अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो सांस रोककर उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लो जल्दी करो, ये लो। जब शकीला ने सीने की हवा खारिज की तो मोमिन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंदर के कई गुब्बारे फट गए हैं। उसने घबरा कर कहा, गज लाइए बीबी जी, मैं दे आऊं। शकीला ने उसे झिझक दिया। अरे जरा ठहर जाओ। ये कहते हुए कपड़े का गज उसके नंगे बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उसे उतारने की कोशिश की तो मोमिन को सफेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, मगर ये गुच्छा उसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी उसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि काले काले बाल उसकी मूछी बन जाएं। बचपन में वो भट्टों के काले और सुनहरे बाल निकालकर अपनी मूछें भुनाया करता था। उनको अपने बालाई होठ पर जमाते वक्त जो सरसराहट उसे महसूस हुआ करती थी, उसी किस्म की सरसराहट इस ख्वाहिश ने उसके बालाई होठ और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया और उसकी बगल छुप गई थी, मगर मोमिन अब भी काले काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। उसके तसव्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और बगल में उसके स्याह बाल झांक रहे थे। थोड़ी देर के बाद शकीला ने मोमिन को गज दे दिया और कहा, जाओ उसे वापस दे आओ, कहना बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमिन गज वापस देकर बाहर सहन में बैठ गया। उसके दिल और दिमाग में धुंधले धुंधले से ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक वो अपना मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा ट्रंक खोलकर, जिसमें उसने ईद के लिए नए कपड़े रखवा रखे थे, वो देखने लगा। जब ट्रंक का ढकना खुला और एक लट्ठे की बू उसके नाक तक पहुंची तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नहा धोकर और ये नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीबी के पास जाए और उसे सलाम करे। उसकी लट्ठे की शलवार किस तरह खड़खड़ करेगी और उसकी रूमी टोपी रूमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने उसका फुंदना आ गया और फुंदना फौरन ही उसके काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला के बगल में देखा था। उसने कपड़ों के नीचे से अपनी नई रूमी टोपी निकालनी और उसके नर्म और लचकीले फुंदनों पर हाथ फेरना शुरू किया कि अंदर से शकीला बेबी की आवाज आई, मोमिन। मोमिन ने टोपी ट्रंक में रखी, ढकना बंद किया जहां शकीले नमूने के मुताबिक ऊदी साटन के कपड़े काट चुकी थी। उन चमकीले और फिसल जाने वाले टुकड़ों को एक जगह रखकर वो मोमिन की तरफ मुतज़बा हुई। मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, सो गए थे क्या? नहीं बीबी जी। तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ तो जरूर करते होंगे। शकीला ये सवाल किए जा रही थी, मगर उसका ध्यान असल में ब्लाउज की तरफ था जिसे अब उसे कच्चा करना था। मोमिन ने खिसियानी हंसी के साथ जवाब दिया, ट्रंक खोलकर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिला उठी और रजिया भी उसके साथ आई। शकीला को हंसते देखकर मोमिन को एक अजीब सी तस्कीन हुई और उस तस्कीन ने
उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा कर दी कि कोई ऐसी महज का खेस तौर पर अहमकाना हरकत करे जिससे शकीला को और ज्यादा हंसने का मौका मिले। चुनांचे लड़कियों की तरफ झेप कर और लहजे में शर्माहट पैदा करके उसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। अच्छा, क्या करोगे उस रुमाल का? गले में बांध लूंगा बीबी जी, अच्छा मालूम होगा। यह सुनकर शकीला और रजिया दोनों देर तक हंसती रही। गले में बांधोगे तो याद रखे नया, मैं उसी से फांसी दे दूंगी तुम्हें। यह कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रजिया ने कहा, कमबख्त, तुझे कुछ काम दिया था वो ही भुला दिया। रजिया, मैंने इसे क्यों बुलाया था? रजिया ने जवाब ना दिया और वो नई फिल्मी तर्ज गुनगुनाना शुरू कर दी जो कि वो 2 रोज से सीख रही थी। इस दौरान शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमिन को क्यों बुलाया था। हाँ देखो मोमिन, मैं तुम्हें ये बनियान उतार देती हूँ। दवाइयों की दुकान के पास से एक दुकान नई खुली है ना, वहीं जाकर तुम इसको मेरे साथ गए थे। हाँ, तो वहां जाओ और पूछ के आओ कि ऐसी 6 बनियानों का वो क्या लेगा। कहना हम पूरी 6 लेंगे, इसलिए कुछ रियायत जरूर ले। समझ लिया ना? जी हाँ। अब तुम परे हट जाओ। मोमिन बाहर निकलकर दरवाजे की ओट में हो गया। चंद लम्हात के बाद बनियान उसके कदमों के पास आकर गिरा और अंदर से शकीला की आवाज आई, कहना हम इसी किस्म के डिजाइन की बिल्कुल यही चीज लेंगे, फर्क नहीं होना चाहिए। मोमिन ने बहुत अच्छा कहकर बनियान उठा लिया जो पसीने के बाइस कुछ गीला हो रहा था, जैसे किसी ने भाप कर रखकर फौरन ही हटा लिया हो। बदन की उसमें बू बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी भी थी। ये तमाम चीजें उसको बहुत भली मालूम हुई। वो इस बनियान को जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम था अपने हाथों से मसलता हुआ बाहर चला गया। जब भाव वाव दरफियात करके बाजार के वापस आया तो शकीला ब्लाउज की सिलाई कर चुकी थी। उस स्याही माइल साइन के ब्लाउज को जो मोमिन की रूमी टोपी के फुंदने से कहीं ज्यादा चमकीली और लचकदार है। ये ब्लाउज शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि अब ईद बिल्कुल करीब थी। मोमिन को दिन में एक बार बुलाया गया, बल्कि कई बार बुलाया गया। धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूटी तो नई सुई लाने के लिए। शाम के करीब जब शकीला ने दूसरे रोज पर बाकी काम उठा दिया तो धागे के टुकड़े और ऊदी साटन की बेकार कतरने उठाने के लिए भी उसे बुलाया। मोमिन ने अच्छी तरह जगह साफ कर दी, बाकी सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर ऊदी साटन की चमकदार कतरने अपनी जेब में रख ली, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि उनका क्या करेगा। दूसरे रोज जेब से कतरने निकाली और अलग बैठकर उनके धागे अलग करने शुरू कर दिए। देर तक वो इस खेल में मशगूल रहा, हत्ता कि धागे के छोटे बड़े टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। उनको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसके तसव्वुर में शकीला की वही बगल थी जिसमें उसने काले काले बालों का छोटा सा गुच्छा देखा था। उस दिन भी उसे शकीला ने कई बार बुलाया। काली साटन के ब्लाउज की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था तो उस पर सफेद धागे के बड़े बड़े टांके जा बुझा फैले हुए थे। फिर उस पर स्त्री की गई जिससे सब शिकनें दूर हो गई और चमक भी दो बाला हो गई। उसके बाद कच्ची हालत में ही शकीला ने उसे पहना रजिया को दिखाया। दूसरे कमरे में सिंगार में इसके पास जाकर आईने में खुद उसको हर पहलू से अच्छी तरह देखा। जब उसका इम्तिहान हो गया तो उसे उतारा, जहां तहां तंग या खुला था वहां निशान बनाए और उसकी सारी खामियां दूर की। एक बार फिर पहनकर देखा, जब बिल्कुल फिट हो गया तो पक्की सिलाई की। उधर ऊदी साटन का ब्लाउज सिया जा रहा था। इधर मोमिन के दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता और निगाहें चमकीली साटन के ब्लाउज पर पड़ती तो उसका जी चाहता कि वो हाथ से छू कर देखे। सिर्फ छू कर ही नहीं, बल्कि उसकी मुलायम और रोएदार सतह पर देर तक हाथ फेरता रहे। उसने उन साटन के टुकड़ों से उसकी मुलायमी का अंदाजा कर लिया। धागे जो उसने इन टुकड़ों से निकाले थे और भी ज्यादा मुलायम हो गए।
जब उसने जब उनका अंदर गुच्छा आकर बनाया ब्लाउज को तो देखता, दबाते वक्त उसका उसे ख्याल मालूम हुआ फौरन उन बालों कि की उनमें तरफ रबड़ दौड़ सी जाता, लचक है। जो उसने शकीला की बगल में देखे। काले काले बाल। मोमिन सोचता था, क्या वो भी इस साटन की तरह मालूम होंगे, मुलायम होंगे? ब्लाउज बिल्खियार तैयार हो गया। मोमिन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था कि शकीला अंदर आई। कमीज उतारकर उसने पलंग पर रखी। उसके नीचे उसी किस्म का सफेद बनियान था जिसका नमूना लेकर मोमिन भाव तरफियात करने गया। उसके ऊपर शकीला ने अपना हाथ का सिला हुआ ब्लाउज पहना, सामने से हुक लगाए और आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमिन ने फर्श साफ करते हुए आईने की तरफ देखा। ब्लाउज में अब जान सी पड़ गई थी। एक दो जगह पर इस कदर चमकता कि मालूम होता था साटन का रंग सफेद हो गया है। शकीला की पीठ मोमिन की तरफ थी, जिस पर रीढ़ की हड्डी की लंबी झुर्री थी। ब्लाउज फिट होने के बाइस अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया। मोमिन से ना रहा गया, चुनाचे उसने कहा, बीबी जी, आपने तो दर्जियों को भी मात कर दिया। शकीला अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर वो रजिया की राय तलब करने के लिए बेकरार थी। इसलिए वो सिर्फ अच्छा सिला है ना, कहकर बाहर दौड़ गई। मोमिन आईने की तरफ देखता रह गया, जिसमें ब्लाउज का स्याह और चमकीला अक्स देर तक मौजूद था। रात को जब वो फिर उस कमरे में सुराही रखने के लिए आया तो उसने खूंटी पर लकड़ी के हैंगर में उस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। चुनाचे आगे बढ़कर उसने पहले गौर से देखा, फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए ये महसूस हुआ कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रोए पर हौले होते बिल्कुल हवाई लम्स की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वह सोया तो उसने कई ऊट पटांग ख्वाब देखे। डिप्टी साहब ने पत्थर के कोयले का एक बड़ा ढेर उसे कूटने को कहा। जब उसने कोयला उठाया तो उस पर हथौड़े की एक जर्ब लगाई तो वो नर्म नर्म बालों का गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ना शुरू हो गए। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आई और मोमिन की रूमी टोपी का फुंदना कहीं गायब हो गया। फुंदरने की तलाश में वो निकला, देखी और अनदेखी जगहों में घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आनी शुरू हो गई। फिर ना जाने क्या हुआ, एक काली साटन के ब्लाउज पर उसका हाथ पड़ा। कुछ देर वो इस धड़कती हुई चीज पर हाथ फेरता रहा, फिर दफ्तकन हड़बड़ा उठा। थोड़ी देर तक वो कुछ समझ न सका कि क्या हो गया। उसके बाद उसे खौफ, तउज्जुब और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ। उसकी हालत उस वक्त अजीबो गरीब हो गई थी। पहले उसे तकलीफ दे हरारत महसूस हुई, मगर चंद लम्हात के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म पर रेंगने लगी। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई है। इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि अगर हम बचपन से ही बच्चों की बढ़ रही उम्र को ध्यान में रखकर उन्हें सही वक्त पर सही शिक्षा देंगे तो शायद वे अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों को अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि ये नेचुरल है और सबके साथ होते हैं। समझ पाएंगे कि उन्हें उस समय पर कौन से स्टेप को लेना चाहिए। ये कर्तव्य सभी का है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो माँ बाप हो। दोस्तों को तो खैर क्या ही समझ आएगा, क्योंकि वे भी सेम परेशानी से जूझ रहे होंगे। हमें भारत में भी यही सब उपाय करने चाहिए कि बच्चे आपस में अपने ही हम उम्र के बच्चों से इस बारे में जांच पड़ताल न करके, बल्कि बड़े लोग उन्हें इसके बारे में एजुकेट करें, उन्हें शिक्षित करें और उन्हें समझाएं कि ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। आजकल 8th और 9th क्लास की बुक्स में भी ये सब कुछ रहता है। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।